बंदूक सिंह ने चाकू सिंह को भाग जाने दिया और बड़ी चतुराई से दादा के हाथ से चाकू भी छीन लिया। परंतु दादा भी कुछ कम नहीं था। वो तभी वश में आया जब विवश होकर बंदूक सिंह ने चाकू और रिवॉल्वर जेब में रखकर उसे हाथों में सिर से ऊपर उठाकर धम से पटक दिया। वो कमर के बल गिरा। जाने रेलवे लाइन पर फैले कितने पत्थर कमर में लगे। बिलबिला उठा दादा। तब जबकि दादा पीड़ा से कराहता हुआ उठने का यत्न कर रहा था, बंदूक सिंह ने भयभीत और चमत्कृत सी खड़ी प्यारी से कहा, मैडम जी, इसे मैं पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, परंतु बहस का समय नहीं है, तुम घर चली जाओ। घर जाने की बात सुनकर प्यारी ने संतोष की सांस ली। जाओ, एक शर्त पर, किसी से कोई झगड़ा नहीं करोगी। समझती हूँ, निश्चिंत रहो। शाबाश, जाओ। तब जबकि प्यारी रेलवे लाइन से ढलान पर उतरकर सड़क की ओर बढ़ रही थी, बंदूक सिंह ने सहारा देकर दादा को उठाया। कहो दादा, उत्तर में वह करा उठा। बंदूक सिंह ने कहा, दादा, अगर 2 बार तुम्हें उठाकर पटका तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी गड़बड़ हो जाएगी और तुम सदा के लिए अपाहिज हो जाओगे। क्यों न हम पुलिस स्टेशन चले, वही फैसला कर देंगे। दादा ने विरोध नहीं किया। बंदूक सिंह उसे सहारा देता हुआ ढलान से उतरकर सड़क पर आया। वहीं से दोनों साइकिल रिक्शे में बैठे। ऐसा लगता था जैसे दोनों मानो परिचित ही नहीं, मित्र भी हो। बंदूक सिंह उसे सहारा दिए हुए था। वो करा रहा था। रिक्शा पुलिस स्टेशन के बाहरी दरवाजे पर पहुंचा। अंदर जाने में रिक्शे वाले को हिचक थी, परंतु बंदूक सिंह ने कहा, अंदर चलो भाई, डरने की कोई बात नहीं है, कोई गैर जगह नहीं है, अपना ही घर है। अंदर। बंदूक सिंह ने सहारा देकर दादा को उतारा। रिक्शा चालक को 2 का नोट दिया, कहा जाओ। और तब जबकि रिक्शा पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया, अनायास ही पुलिस स्टेशन में एक जीप कार प्रविष्ट हुई। जीप कार से उतरे पुलिस स्टेशन इंचार्ज। वर्दी पर नाम की पट्टी भी लगी थी, वनराज सिंह। दादा को देखते ही इंचार्ज चौंके। अरे दादा, तुम? बात क्या है, बीमार हो क्या? इससे पूर्व कि दादा कुछ कहे, बंदूक सिंह ने कहा, बेशक बीमार है और आपके पास इलाज कराने आए हैं। यकायक दादा के मुंह से बोल फूटा, मिस्टर वनराज, लगता है ये गुंडा आपके शहर में नया आया है। इसकी पतलून की जेब में चाकू है, दूसरी में रिवॉल्वर। फिक्र मत करो दादा, मैंने अच्छे अच्छे गुंडे ठीक कर दिए। कौन है, कहाँ से आया है? बंदूक सिंह ने दादा को नहीं छोड़ा। वह आगे बढ़ा और ठीक इंचार्ज के सम्मुख पहुंचकर बोला, 2 जेबों की बात तो आपको बता दी, परंतु जेब है 4। 2 दूसरी जेबों में कुछ और भी है, सब देख लूँगा। आया कहाँ से है? नई दिल्ली से। इतनी दूर से? और मरने के लिए तुझे यही जगह मिली? मरने के लिए नहीं, मारने के लिए ये जगह मिली। ज़रा ये तो देखिए कि क्या है। बंदूक सिंह ने जेब से अपना परिचय पत्र निकाला और इंचार्ज की ओर बढ़ा दिया। बेचारा इंचार्ज देखकर चौंका। घबराहट में अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हुआ, सैल्यूट दिया। बंदूक सिंह ने परिचय पत्र लेकर जेब में वापस रखते हुए कहा, तो आपका नाम वनराज सिंह है? जी सर। तू तड़ाक बोलने की खूब आदत है। सर, नाम वनराज है, इसलिए क्या ज़रूरी है कि पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में जंगल राज हो? नहीं सर, मैं गलत समझा था, माफ़ी चाहता हूँ। दादा को जानते हो? जी सर। दादा का पेशा क्या है? सर, ये विक्रमपुरी के रहने वाले हैं। मैं पेशा पूछ रहा हूँ। इतना ही जानता हूँ कि विक्रमपुरी के पहुँच वाले व्यक्ति है। ये नहीं जानते कि ये विक्रमपुरी का नामी गुंडा है? सर, इसे बंद कीजिए। परंतु रिपोर्ट तो लिखा दीजिए सर। मुझे कायदा मत पढ़ाओ मिस्टर वनराज, पहले इसे बंद करो, रिपोर्ट बाद में लिखी जाएगी। जी बहुत अच्छा। मैं घायल हूँ, मैं बीमार हूँ, पहले डॉक्टर बुलाया जाए। मिस्टर दादा, पहले डॉक्टर। बहुत लिहाज कर चुका मिस्टर दादा, लो छोड़ दिया, भागो और मैं गोली मार दूंगा, फिर डॉक्टर तुम्हारा रोग नहीं देखेगा, क्या समझे? पोस्टमार्टम करेगा। इंचार्ज का चेहरा विवश सा दिखाई पड़ रहा था।
उसने दादा को हवालात में बंद करने का आदेश अवश्य दिया, परंतु एकदम बुझे से स्वर में। दादा को हवालात में बंद कर दिया। यूँ वह निरंतर बकझक कर रहा था। कभी डॉक्टर बुलाने की बात कहता था, कभी टेलीफोन करने की सुविधा मांगता था। जब वह हवालात में बंद कर दिया गया तो ढेर से चाबियों के गुच्छे में से बंदूक सिंह ने उस ताले की चाबी निकालकर अपनी जेब में रख ली जो उस हवालात के कमरे में लगाया गया था। इंचार्ज के साथ बंदूक सिंह उसके कमरे में गया। वहाँ बैठते ही बोला, लाइए कागज़, शिकायत लिख कर देता हूँ, उसी के आधार पर आप रिपोर्ट लिख लीजिएगा। इंचार्ज अब भी खड़ा था। नम्र स्वर में बोला, सर, पुलिस स्टेशन में कागज़ नहीं है ना, ऐसा भी होता है। ये लीजिएगा और बाहर दुकान से कागज़ मंगा लीजिए। बंदूक सिंह ने 1 रुपये का सिक्का जेब से निकाल कर मेज़ पर रख दिया। कागज़ है सर, दीजिए। सर, आप नाराज़ तो नहीं है? नहीं, सभी अपना अपना बिजनेस अपने ढंग से करते हैं। कुछ कहना चाहता हूँ सर। ज़रूर कहिए, खड़े क्यों है, बैठिए। सहमता सा इंचार्ज बैठ गया। बोला, सर, मैं विक्रमपुरी से ट्रांसफ़र होकर ही आया हूँ। तो क्या हुआ, ट्रांसफ़र नौकरी की शर्त है, ट्रांसफ़र तो होगा ही। दादा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जानता हूँ, वो गुंडा ही नहीं, गुंडों का सरदार है। शाबाश। परंतु सर, उसकी पहुंच बड़ी ऊंची है। जैसे ही इसकी गिरफ्तारी की खबर विक्रमपुरी पहुंचेगी, सिफारिशों का तांता लग जाएगा और मजबूर होकर इसे छोड़ना पड़ेगा। वनराज जी? जी सर, हम 2 व्यक्ति बाबू सिंह की खोज में नई दिल्ली से बुलाए गए हैं। ओह, आप जानते हैं ना कि उस मामले से एक भूतपूर्व मंत्री भी संबंधित है? जी सर। दादा तो फिर गुंडों का सरदार है। हो सकता है कि कोई मंत्री और भी इस गड़बड़ में शामिल हो सकता है ना? जी सर। वैसी हालत में मंत्री को भी नहीं छोड़ा जाएगा। राज्य का नहीं, अब केंद्र का मामला है। जी समझा सर। दादा हरगिज़ नहीं छोड़ा जाएगा। अलबत्ता यह आपके पुलिस स्टेशन पर अधिक देर नहीं रहेगा। इसे जल्दी से जल्दी विक्रमपुरी ले जाना है, समझ गए? जी सर। मेज़ पर रखा टेलीफोन बंदूक सिंह ने अपने निकट खींच लिया। और बेचारा दादा। अकबर इलाहाबादी का शहर है। जब गम हुआ चढ़ा ली, 2 बोतलें इकट्ठी, मुल्ला की दौड़ मस्जिद, अकबर की दौड़ भट्टी। जगन कहाँ हो सकता है दूर राजापुरी में बंदूक सिंह ने अनुमान लगाया। आज जगन को झाऊमल के यहाँ जाना नहीं था। पूछताछ के लिए कोई संदिग्ध मुजरिम था नहीं। मुल्ला की दौड़ मस्जिद, अकबर की दौड़ भट्टी और जगन की दौड़। बंदूक सिंह का अनुमान बिल्कुल सही निकला। आज जगन कुछ टो लेने जगेश चंद्र की कोठी पर गया था। वो जानता था कि जगेश इस समय कोठी पर नहीं है, विधानसभा की बैठक में गया है, इसलिए जानबूझकर उसकी अनुपस्थिति में गया था। और वहाँ ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला था लतिका ने। शायद सो रही थी, चेहरे पर आलस्य था, परंतु जगन को देखकर ही वह चिहुक उठी थी। आइए हुजूर, हम समझते थे कि हमें भूल ही गए। जगन ने दृष्टि भरकर उसे देखा। मोहक मुद्रा, आकर्षक परिधान, फालसे के रंग की साड़ी और ब्लाउज, वैसे ही रंग की होठों पर लिपस्टिक, खुले रुखे बाल। आपको तो कोई कैसे बुला सकता है? सच? जी, फिर भी आपके पास आने में डर लगता है। डर? जी हाँ, अपने आप को भूल जाने का डर। आपके काली घटा जैसे बाल और ऐसा चेहरा जैसे बादलों में बिजली। वह गर्व से मुस्कुराई। क्या सचमुच मैं ऐसी हूँ? आप कैसी है क्या कहूँ? श्रीमती है ना, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। अगर कुमारी होती तो। सचमुच गर्व से जैसे फूल उठी थी लतिका। बड़ी नज़ाकत से हाथ आगे बढ़ाकर कहा, आइए ना, यही खड़े रहेंगे। जगन ने सम्मान प्रदर्शित करते हुए लतिका का हाथ थामा। ड्राइंग रूम में वह उसी के निकट सोफे पर बैठी। कहिए। क्या कहूँ? हमारे जगेश जी के बारे में क्या ख्याल बनाया? अभी तो उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब बेकार ही भागदौड़ कर रहे हैं। विश्वास कीजिए कि जगेश जी भले आदमी हैं। जब आप कह रही है तो विश्वास करना ही होगा। वैसे हमें आपसे शिकायत है, यानी आपसे माफ़ी मांगनी होगी। हमें सचमुच आपसे शिकायत है। माफ़ी मांगने में देर नहीं करूँगा।
शिकायत क्या है ये तो बताइए। कहो। ज़रूर। ये शिकायत जगेश जी की नहीं, मेरी है। सो तो देख ही रहा हूँ। आप झाऊमल जी को क्यों परेशान कर रहे हैं? ओह झाऊमल, वो भले आदमी हैं। मैं कब कहता हूँ कि बुरे आदमी हैं? विक्रमपुरी में उन जैसा दूसरा दानवीर नहीं है। अच्छा, उन्हें तंग मत कीजिए। मैं उन्हें तंग नहीं कर रहा हूँ। अच्छा लतिका जी, मैं यहाँ आया हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, तो क्या इस बातचीत को आप ये कहेगी कि मैं आपको तंग कर रहा हूँ? आपने उन्हें 3 दिन का समय दिया है। गलत। वो एक कहते हैं, वे झूठ बोलते हैं। वास्तविकता यह है कि उन्होंने मुझे 3 दिन का समय दिया है। क्या मतलब? वो कहते हैं कि जगेश जी ने बाबू सिंह को मारकर उसकी लाश गायब की है। उन्होंने मुझसे कहा कि 3 दिन के अंदर वो पता लगाकर बता देंगे कि लाश कहाँ है। वो ऐसा नहीं कह सकते। लतिका जी, कहना पड़ेगा कि इस मामले में आप बच्ची ही है। आज के ज़माने में इंसान के कई चेहरे होते हैं, दो तो होते ही है, एक दिखावे का, दूसरा वास्तविक। उठिए, मेरे साथ चलिए, आपको मैं झाऊमल के पास ले चलूँगा। साबित हो जाएगा कि कौन सच कहता है और कौन झूठ। लतिका उत्तर में कुछ कहना ही चाहती थी कि तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। लतिका ने रिसीवर उठाया। हेलो, 1 मिनट। अगर मैं भूलती नहीं हूँ तो आपका ही नाम मिस्टर जगन है? जी। आपके दूसरे साथी का नाम बंदूक सिंह है? जी हाँ। आपका फ़ोन चमत्कृत सा रह गया जगन, और जब रिसीवर कानों से लगाया तो उसने अपनी ओर से 2 ही शब्द कहे, हाँ और अच्छा। रिसीवर रखते हुए वह उठा। चौकी लतिका। यानी? माँ कीजिएगा लतिका जी, वो बंदूक सिंह नाम का दड़ियल नंबर 1 के ग्रेड का बेवकूफ़ है। तुरंत ही जाना होगा। खैरियत तो है? अब क्या कहूँ आपसे, उसकी मूर्खताओं का अंत नहीं है। आप ही सोचिए कि अगर हम यूं ही हर किसी को गिरफ्तार करते रहे तो विक्रमपुरी की जेल में पाँव रखने को जगह नहीं रहेगी। बता रहा है कि कोई दादा है, यानी दादा नाम का आदमी, उसे गिरफ्तार किया है। सचमुच उससे परेशान हूँ, 2 घड़ी चैन से नहीं बैठने देता। और चलते चलते चोर दृष्टि से उसने उसे देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, वह ठगी सी खड़ी रह गई थी। वो कह रहा था, क्षमा कीजिए लतिका जी, फिर भेंट होगी। बंदूक सिंह फिर प्यारी के आवाज़ पर पहुंचा। वह सदा की भांति, खिले फूल की भांति मुस्कुरा नहीं रही थी। सचमुच वह उदास भी थी और भयभीत भी। बात क्या है? बंदूक सिंह ने पूछा। कुछ भी तो नहीं। क्या उस बूढ़े ने फिर कुछ कहा? नहीं। तब उदास क्यों हो? चेहरा ही ऐसा है। प्यारी ने फीकी हंसी हंसने की चेष्टा की। चेहरा कैसा है मैंने देखा है। खैर, क्या कह सकता हूँ। इंसान की अकेली जान होती है और ज़माने के दिए हुए सैकड़ों कम होते हैं। दादा को बंद करा आया हो, हवालात की चाबी मेरी जेब में है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कैसा? आपका पत्थर मारने का तरीका, सचमुच गज़ब का निशाना लेते हैं आप। बचपन में सीखा जो है। जो बच्चे कॉन्वेंट में न पढ़कर गांव कस्बों के स्कूलों में पढ़ते हैं वो ये सभी कुछ सीख लेते हैं। गाली देना, पत्थर फेंक कर मारना, उठा पटक करना, सभी कुछ। तब तो बच्चे बिगड़ते हैं। नहीं, बच्चों को अनायास ही उस समाज में रहने की शिक्षा मिल जाती है जिसमें उन्हें रहना होता है। कॉन्वेंट का बच्चा अंग्रेज़ और अमेरिकन संस्कृति का दुराग्रह सीखता है। उसका प्राथमिक हथियार रिवॉल्वर होता है। खैर, भाड़ में जाए दोनों पद्धति। मैं तुमसे विदा लेने आया था। विदा? दादा को विक्रमपुरी ले जाना होगा ना, राजापुरी में तो जेल है नहीं। प्यारी ने दृष्टि उठाकर बंदूक सिंह की ओर देखा। एक बार तनिक होठ भी हिले, फिर दृष्टि झुकी। पूछा, दादा छूट तो नहीं जाएगा? ये तुम पर निर्भर है। मुझ पर? हाँ, तुमने ही ये बताया था कि दादा ने तुम्हें हमें फंसाने के लिए होटल में भेजा था। फिर तुम पर जब उसने चाकू से हमला करना चाहा तब उससे भिड़ना पड़ा। चूँकि एक व्यक्ति से एक टाइम में निपटा जा सकता था, इसलिए मजबूरी थी। चाकू सिंह को भाग जाने दिया। कुल मिलाकर मेरी जानकारी में जो दादा के जुर्म हैं उनके आधार पर तो वो बंद रह नहीं सकेगा। कल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते ही उसकी जमानत हो जाएगी। क्या इस मामले में तुम सहयोग करोगी? जो जानती थी वो बता चुकी हूँ। बस? दादा अपने रहस्य किसी को नहीं बताता। तब तो मजबूरी है। इधर देखो। बंदूक सिंह ने उसकी ओर देखा।
प्यारी के नयन चंचल हुए, मानो नयन बाणों की कमान खींची और एक साथ 2 नयन बाण चले। मैं समझती थी कि तुम सचमुच मुझे प्यार करते हो। अगर प्यार न करता तो इस समय राजापुरी में न होता। काम कुछ ऐसा मुश्किल तो नहीं है कि यानी क्या रोज़ ही पुलिस की गोली से अपराधी नहीं मारे जाते? समझा, आपको हर हालत में पुलिस से ज़्यादा अधिकार है। सो तो है। अब बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि हिरासत से भाग रहा था इसलिए गोली मार दी। मैडम जी, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? बुरा क्यों मानोगी? जब रेलवे लाइन पर उसे उठाकर पटका था तब आप नानी के यहाँ नहीं गई थी? वही थी जी। तब भी तो ये बात कह सकती थी। तब और अब में क्या फ़र्क हो गया? हाथ से पंछी उड़ा और फुदक कर डाल पर जा बैठा। आपके पास रिवॉल्वर तो है ही, निशाना भी अच्छा है। ये भी ठीक है कि नौकरी छोड़ देना चाहता हूँ, परंतु नौकरी छोड़कर तुमसे विवाह करके गांव में बसना चाहता हूँ। ऊँट पर तुम्हें बैठाकर रेगिस्तान की सैर करना चाहता हूँ। नौकरी छोड़कर जेल जाने का इरादा नहीं है मैडम। जेल? जेल में क्यों जाओगे आप? अगर तुम्हारी सलाह मानूंगा तो ज़रूर जेल जाऊंगा। अब रेलवे लाइन वाली बात नहीं रही। राजापुरी के पुलिस थाने में उसकी गिरफ्तारी की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। विक्रमपुरी फ़ोन किया जा चुका है। वहाँ से उसे विक्रमपुरी ले जाने के लिए पुलिस की गाड़ी और पुलिस की गारद आ रही है, और साथ ही आ रहा है मेरा वो चपरकनाती अफसर। प्यारी का चेहरा फिर मुरझा सा गया। मेरे उस अफसर को तुमने देखा तो है, और गलती से इंसान भी समझ लिया होगा। गलती से इंसान? यानी वो इंसान नहीं तो क्या बैल है? बैल नहीं, वो कुत्ता है। बरबसी मुस्कुराई। खूब, अपने अफसर को कुत्ता बता रहे हो? रियायत कर रहा हूँ। वो सिर्फ कुत्ता नहीं, पागल कुत्ता है। वैसे बुजुर्गों ने बात सही कही है, स्त्री जितनी सुंदर होती है उतनी ही मूर्ख भी होती है। मुझे कह रहे हो? नहीं तो और किसे कह रहा हूँ? जब काम आसान था तब कहाँ नहीं, आप फरमाती है। सचमुच भूल तो हो ही गई। खैर, तो अब चलूँ? वो पागल कुत्ता पुलिस गारद सहित पहुँचने ही वाला होगा। अगर वो, मेरा मतलब है दादा छूट गया तो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। वह तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, और तुम अब भी उसके साथ रियायत कर रही हो। सच कहती हूँ, मैं उसके बारे में जो कुछ जानती थी बता चुकी हूँ। तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। आप ही कहिए, मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? खैर, बस एक ही भय है। कैसा भय? कहा ना, साथ है पागल कुत्ते का, और वही दादा से पूछताछ भी करेगा। दादा की गिरफ्तारी हुई है तुम्हारे कारण। अगर दादा ने झूठी बातों से तुम्हें फंसाने की कोशिश की तो मैं चाहकर भी तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं रोक पाऊंगा, और मुझे संदेह ही नहीं, विश्वास है कि दादा तुम्हें फंसाएगा ज़रूर। वह बड़ी और बंदूक सिंह से सट गई। मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि आपसे प्यार किया है, बस आपका ही सहारा है। तुम झूठ बोल रही हो। वह चौंकी, तनिक पीछे हटी। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे तो विश्वास है मैडम, परंतु तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। तुम जानबूझकर दादा के बारे में बताना नहीं, जबकि अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे कारण ही मैं झंझट में पड़ा हूँ। खैर, इस स्थिति में तो हूँ नहीं जो अब राजापुरी में रह सकूँ। फिर भी अगर दादा ने तुम्हें फंसाया तो बचने की क्या उपाय है, वो बताए जाता हूँ। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। छोड़ो इस मजाक को। सबसे सुगम तरीका तो ये होगा कि गुपचुप राजापुरी छोड़कर कहीं चली जाओ। ये मकान तुम्हारे ही नाम है। हाँ, ये मजबूरी है। इतना तो विश्वास दिला सकता हूँ कि तुम्हारी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी मैं ले लूँगा, और कहा हो ये सुराग पाने पर भी गिरफ्तार नहीं करूँगा। अलबत्ता ये कानूनी प्रक्रिया है कि तुम्हारा मकान जब्त कर लिया जाएगा। बेचारी प्यारी, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दूसरा रास्ता यही है कि इससे पहले कि वह तुम्हें फंसाए, तुम वायदा माफ गवाह के लिए प्रार्थना पत्र दे दो। अलबत्ता ये काम आसान नहीं है। वैसी हालत में तुम्हें दादा के भेद खोलने होंगे। क्यों? कारण तो नहीं जानता, अलबत्ता जानता हूँ कि तुम दादा के बारे में बहुत कुछ जानती हो। अच्छा, नमस्ते। इतना कहकर वह सचमुच चल पड़ा। प्यारी उसके पीछे लगी। सुनो, मैं सोचने के लिए समय चाहती हूँ। ज़रूर, बाकी दिन सारी रात आराम से सोच सकती हो।
अगर किसी निर्णय पर पहुंच सको तो कल 10-11 बजे तक होटल में आकर बता देना। मैं ज़रूर आऊँगी। ठीक, आ जाओगी तो शायद कुछ हो सकेगा। सिर्फ एक बात कहो। मैं मजबूर ज़रूर हूँ, परंतु आपको प्यार करती हूँ, मुझे गलत मत समझना। मैं अगर तुम्हें गलत समझता तो वो सब बातें न कहता जो कही है। चलता हूँ, नमस्ते। जगन पुलिस गारद सहित राजापुरी पुलिस स्टेशन पहुँच गया। तब वहाँ बंदूक सिंह नहीं था। इंचार्ज वनराज सिंह ने जगन का परिचय पाते ही खूब खातिर की और कुछ ही मिनटों में जगन भी उसका अंतरंग बन गया। अब देखिए ना, आपके साथी भी कैसे अजीब है। सूचना देना मेरा कर्तव्य था। मैंने उन्हें बता दिया है कि जिसे उन्होंने पकड़ा है उसकी मिनिस्ट्री में पहुंच है। वो डॉक्टर की मांग कर रहा है, परंतु उन्होंने उसके लिए डॉक्टर नहीं बुलवाया। और तो और हवालात की चाबी लेकर जाने कहाँ चले गए हैं। उसके कारण बहुत दुखी हूँ। वो लंबा दड़ियल कितना बेवकूफ़ है, ये आप तब जानेंगे जब उसकी बेवकूफ़ियों के किस्से सुनेंगे। आइए देखिए तो किस भले आदमी को उसने गिरफ्तार किया है। और हवालात के सामने सिकंजों के पीछे दादा था, इधर वह दोनों थे। कैसे ऊँट आदमी है वो। हालांकि इन साहब को मैं जानता नहीं, फिर भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इनकी शक्ल बता रही है। ये भले और इज्जतदार आदमी है, मैं भी कम नहीं हूँ। इसी मामले को लेकर उसे बच्चिया का ताऊ बनाकर छोड़ूंगा। उसके बाप का राज है क्या? मिस्टर, आहत से स्वर में दादा बोला। फरमाइए। दर्द से मेरी जान निकली जा रही है। ओह, शायद कोई पुरानी बीमारी है। नहीं, उस आदमी ने मुझे उठाकर रेलवे लाइन के बराबर बिछे पत्थरों पर पटक दिया। फ्रैक्चर भी हो सकता है। थानेदार साहब, किसी डॉक्टर को बुलवाइए, फीस मैं अपनी जेब से दूंगा। मैं सिर्फ सरकारी डॉक्टर को ही दिखाऊंगा जिसकी रिपोर्ट मायने रखती हो। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, परंतु सरकारी डॉक्टर तो विक्रमपुरी में ही मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए सिविल सर्जन को बुला सकूं। धन्यवाद। कृपया ये भी नोट कर लीजिए कि मुझे उन्होंने व्यक्तिगत कारण से चोट पहुंचाई है और गिरफ्तार किया है। ऐसा? राजापुरी में एक बच्चलन औरत रहती है, स्वर्णलता उर्फ प्यारी। वो मेरी कर्जदार है। जाहिर है कि जो रुपया देता है वो वसूल करने भी आता है। बेशक बेशक। आपके जासूस के कारण उस औरत ने मेरी रकम देने से इनकार कर दिया। ये तो ज्यादती है। उस औरत के कारण आपके जासूस ने उठाकर मुझे निर्ममता से पटक दिया। कितनी बुरी बात है। इंचार्ज ने कहा, उस औरत के खिलाफ मोहल्ले वालों की शिकायत है कि वह वेश्यावृत्ति करती है। आप दोनों को उस औरत के मामले में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जनाब, उस औरत ने तो मुझे ही जान से मार दिया होता। ही के किए पुण्य काम आए और बच गया। मैंने उसे पकड़ भी लिया था और पुलिस लाइन की हवालात में बंद भी कर दिया था। कम से कम 3 साल की कैद काटती, परंतु उस लंबू ने मेरे पीछे हाय तौबा मचाकर उसे छुड़वा दिया। दिक्कत की बात यह है कि पूछे कौन। हमारे बड़े अफसर तो नई दिल्ली में बैठे हैं, वरना ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं हो सकता। वो दोनों उत्सुकता से जगन की ओर देख रहे थे। कुछ क्षण मौन रहने के बाद जगन फिर बोला, सवाल है कि हमारी नियुक्ति विक्रमपुरी में जगेश चंद्र से संबंधित मामले पर हुई है। वो राजापुरी क्यों आया है? जाहिर है कि उस औरत का चक्कर है। रोना इस बात का है कि कुछ कहूँगा तो फाड़ खाने को आएगा। आप ट्रंक कॉल से उसकी शिकायत नई दिल्ली कर सकते हैं। थानेदार साहब, आप क्या समझते हैं कि मैंने उसकी कभी शिकायत नहीं की? एक नहीं 8 बार शिकायत की है, परंतु नतीजा ठन ठन गोपाल। आज के ज़माने में बड़ा भ्रष्टाचार है। चीफ ऑफ स्टाफ की लड़की से उसकी शादी होने वाली है, इसीलिए मेरी कोई सुनता नहीं और मेरे साथ उसे ऐसे चिपका रखा है जैसे लिफाफे पर टिकट। साला लंबू बेवकूफ़। दादाजी, इंचार्ज ने कहा, आप साहब से बातें कीजिए, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। मन ही मन जगन मुस्कुराया। उसका रंग चोखा चढ़ रहा था। साहब, दादा बोला, फरमाइए। मैं इज्जतदार आदमी हूँ। कहने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की समझदारी चाहिए। आपके चेहरे पर लिखा है और मैं पढ़ सकता हूँ। आप इज्जतदार भी है, ख़ानदानी भी है। यूँ मैं अभी मुख्यमंत्री को फ़ोन करूँ तो उनसे रिहाई के लिए सिफारिश करा सकता हूँ। ऐसा ही कीजिए। उस उल्लू के पट्टे से निपटने का यह सबसे बढ़िया तरीका है। परंतु अच्छा नहीं लगता, ज़रा सी बात के लिए उन्हें कष्ट दूँ। ठीक सोच रहे हैं आप। क्या
आपके साथी कुछ नजराना लेकर मेरी जान छोड़ देंगे? छोड़ नहीं देगा तो क्या आपका मुरब्बा बनाएगा? मैं 10,000 देने के लिए तैयार हूँ। चौंकने का अभिनय करते हुए जगन ने कहा, मजाक कर रहे हैं आप? इससे अधिक की मेरी हैसियत नहीं है। खूब है आप भी। हवालात में बंद है, यानी शरीर हवालात में बंद है और दिमाग आसमान की सैर कर रहा है। मैंने कुछ गलत कहा? एकदम गलत कहा। 500 रुपये, अधिक से अधिक 1,000 रुपये, इससे ज़्यादा उसकी औकात नहीं है। वो मान जाएंगे? नहीं मानेगा तो आपका क्या लेगा? इज्जत की बात सोचता हूँ। ठीक ही तो सोचते हैं, परंतु इज्जत का मतलब ये तो नहीं है कि गधे के बच्चे को सिर पर उठाकर घुमा जाए। तभी भागता सा इंचार्ज आया। वो आ गए। सहज ढंग से जगन ने कहा, आने दीजिए, हवा तो नहीं है जो खा जाएगा। और तभी बंदूक सिंह हवालात की ओर आता दिखाई पड़ा। उसकी और जगन की दृष्टि मिली और फिर बंदूक सिंह ने कड़ी दृष्टि से देखा। मिस्टर वनराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है पुलिस स्टेशन पर कोई कामकाज नहीं है। बेचारा इंचार्ज, उसके पास प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था। सिटपिटा सा गया। बंदूक सिंह अब हवालात के निकट आ पहुंचा था। मिस्टर बंदूक सिंह, दबा सा स्वर बनाकर जगन बोला, फरमाइए, इन्हें किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है? थाने में रिपोर्ट मौजूद है, जाकर देखिए। थाने में तो रिपोर्ट होती ही रहती है। क्या मतलब? बंदूक सिंह की भ्रुकुटी तन गई। ये भले आदमी है, इज्जतदार आदमी है। आपकी और इनके रिश्तेदारी है क्या? इनसे रिश्तेदारी जोड़कर मुझे गर्व होगा। तो जोड़िए, मैं मना नहीं करता। मैं जानना ये चाहता था कि वास्तव में इन्हें किस लिए गिरफ्तार किया गया है। यहाँ उस स्त्री पर इनका कुछ रुपया बकाया है जो हम लोगों के होटल में पहुंची थी और जिसे आपकी सिफारिश पर छोड़ देना पड़ा। ये उस स्त्री से अपना रुपया वसूल करने आए थे। आपने इन्हें उठाकर इतनी ज़ोर से पटका है कि इनकी कमर के टूटकर 3 टुकड़े हो गए हैं। जिस स्त्री की आपने हिमायत ली है, थानेदार साहब का कहना है कि उसके खिलाफ मोहल्ले वालों की रिपोर्ट है कि वो गैर कानूनी वेश्या है। बंदूक सिंह ने वनराज सिंह पर दृष्टि जमा दी। मिस्टर वनराज सिंह जी, वेश्यावृत्ति की रिपोर्ट थाने में दर्ज है? जी। क्या कार्रवाई की गई? कई बार उस औरत के घर की तलाशी ली, तफ्तीश जारी है। आप झूठ बोलते हैं। जी, जिस व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई आपने उसे ही गायब कर दिया। घबराइए नहीं, दादा के बाद आपका ही नंबर है। इंचार्ज हतप्रभ मानो आसमान से गिरा हो। मिस्टर, अब बंदूक सिंह ने जगन की ओर देखा। जी, आपको क्या आदेश दिया गया था? विक्रमपुरी से पुलिस की गाड़ी और पुलिस गारद लाया हूँ। तो यहाँ क्या अपने मरे हुए रिश्तेदारों को रो रहे हैं? जाइए, गारद और गाड़ी एकदम रेडी कीजिए। जी। जगन सचमुच आज्ञाकारी सेवक की भांति वहाँ से चल पड़ा। बंदूक सिंह चिखा, मिस्टर थानेदार जी, गेट आउट। यहाँ मदारी का तमाशा नहीं हो रहा है। बेचारा इंचार्ज, ऐसा अपमानित वो कभी नहीं हुआ था। बंदूक सिंह की चीख उसके मातहतों ने भी निश्चित रूप से सुनी थी। बंदूक सिंह ने चाबी निकालकर हवालात का ताला खोला, फिर दरवाज़ा खोलकर दादा को ऐसे बाहर खींच लिया जैसे दरबे में से फड़फड़ाते हुए कबूतर को निकाला जाए। इंचार्ज दूर जाकर खड़ा हो गया था। दादा को आगे की ओर धकेलते हुए बंदूक सिंह ने कहा, छुटकारा एक ही ढंग से मिल सकता है बेटा, तू भाग और मैं गोली मार दूंगा। भागने की बात तो दूर, दादा पीड़ा के कारण अच्छी तरह चल भी नहीं पा रहा था। ये बात जुदा है कि इस संपूर्ण नाटक की समाप्ति के बाद जब आगे आगे दादा को हिरासत में लिए पुलिस बस जा रही थी और पीछे पीछे कार में जगन और बंदूक सिंह जा रहे थे, जगन ने बंदूक सिंह से हाथ मिलाते हुए कहा, बधाई बच्चे। उत्तर में बंदूक सिंह ने कहा, धन्यवाद बाप जी। दादा को खुफिया पुलिस के लॉकअप में बंद किया गया था और फिद्दे मियाँ को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी थी कि दादा से कोई मिलने न पाए। रात का समय, वर्तमान स्थिति में क्या किया जाए, जगन और बंदूक सिंह इसी विषय पर चर्चा आरंभ कर रहे थे। वास्तविकता ये थी कि अभी ही चर्चा करने का अवसर पा सके थे। एकाएक टेलीफोन की घंटी बजी। जगन ने बंदूक सिंह को फ़ोन उठाने का आदेश दिया। बंदूक सिंह ने फ़ोन उठाया। बंदूक सिंह, केंद्रीय खुफिया विभाग। उधर से आवाज़ आई, मैं एसपी अपराध शाखा अर्जुन सिंह बोल रहा हूँ। नमस्ते एसपी साहब, सचमुच भाग्यहीन हूँ, अभी तक आपसे भेंट नहीं हो पाई।
आपके दूसरे साथी हैं ना? जी हाँ मिस्टर जगन, आवाज़ आई। उन्हीं से बात करनी है। वो तो सुबह मिल सकेंगे, रात भर तक घपले में व्यस्त रहेंगे। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। आपने दादा को गिरफ्तार किया है ना? जी हाँ, ऐसी व्यवस्था की है कि कोई लॉकअप में उससे मिल न सके। जी हाँ, ऊपर से बहुत अधिक दबाव है बंदूक सिंह जी, बेहतर हो कि आप उसे छोड़ दें। किसका दबाव है? नाम तो नहीं बता सकूंगा, परंतु ये समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति की सिफारिश है कि उसे टाला नहीं जा सकता। जब तक आप नाम नहीं बताएंगे तब तक मैं दादा को नहीं छोड़ सकूंगा। क्या मैं आपसे झूठ बोलूँगा? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। नाम जानकर क्या कीजिएगा? नाम जानकर मैं दादा को छोड़ दूंगा और उस सिफारिश करने वाले को गिरफ्तार कर लूँगा। उधर से ठाका गुंजा। आप तो खूब मजाक करते हैं बंदूक सिंह जी। जी हाँ, मजाक करने की कोशिश तो कर ही लेता हूँ। वैसे आपके मुकाबले मजाकिया नहीं हूँ। यानी मैं मजाकिया हूँ? ज़बरदस्त कॉमेडियन। मैं आपकी बात समझता नहीं। क्या आप ये सोचते हैं कि हम लोगों की पत्नियां हैं? ज़रूर हैं। भला इसमें सोचने की क्या बात है? छोटे छोटे बच्चे हैं। बेशक बेशक। तब आप ही कहिए कि इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि आपने बड़े व्यक्तियों का दबाव मानकर खुद तो वाहवाही लूट ली और हमारे बाल बच्चे छुड़वा दिए। हम यहाँ पड़े हैं बिन माँ बाप के बच्चों की तरह अनाथ। मानता हूँ बंदूक सिंह जी, मजाक कहिए या अन्याय कहिए, वो तो आप लोगों के साथ हुआ है, परंतु दोषी हम नहीं हैं और जो दोषी है उसे दोष दिया नहीं जा सकता। समझ गए ना? दोषी है विधानसभा। विक्रमपुरी की आबादी 17 लाख है। अगर हर रात चलती औरत ये रिपोर्ट दर्ज कराने लगे कि उसका पति गायब है तो पुलिस तो बस मियाँ बीवी के बीच की फुटबॉल हो जाएगी। आप सच कहते हैं तो आप खुद समझ लीजिए। आपसे हमने नहीं, राजनीतिज्ञों ने मजाक किया है। धन्यवाद, सचमुच आपने समझा दिया। फिर क्या कहते हैं? क्या कहूँ? दुनिया तो यूं ही चलती रही है बंदूक सिंह जी। विक्रमपुरी के जितने पुलिस स्टेशन हैं उनके क्षेत्र में रोज़ ही 1-2 लावारिस लाशें ऐसी मिलती है जिन्हें पहचाना नहीं जाता। कभी पहचाना नहीं जाता, उनमें विवाहित भी होते होंगे। बताइए किस किस स्त्री को उसका पति जीवित करके लौटाया जाए? एसपी साहब जी, सचमुच आप नीति में निपुण हैं। किसी दिन फुर्सत होगी तो आपको कश दूंगा। आपसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। चाहे जब आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मूल समस्या के बारे में क्या कहते हैं? क्या कहूँ? सोच लीजिए, अगर आप रात में दादा को रिहा नहीं करेंगे तो सुबह कोर्ट से तो रिहाई हो ही जाएगी। अलबत्ता आप व्यर्थ की बदनामी मोल ले लेंगे। अब सुनिए एसपी साहब, फरमाइए। आपने कैसे जाना कि कोर्ट दादा को रिहा कर देगी? आप मजिस्ट्रेट तो नहीं हैं। आपकी सूचनार्थ एक बात निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आप और मैं जो बोल रहे हैं वो टेप भी हो रहा है। सोच लीजिए, आप न्यायालय अपमान के मामले में फंस सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और मानो बात का जादू का सा असर हुआ। उधर से बिना दुआ सलाम के फ़ोन रख दिया गया। साले हमें उल्लू समझते हैं, यानी कोई भी ऐरा गैरा एसपी बनकर हमें चला सकता है? फ़ोन पटकते हुए बंदूक सिंह ने कहा।